अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सही। एंजाइम एक्टिविटी किसे कहते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। तो देखो, एंजाइम एक्टिविटी जो है, एंजाइम एक्टिविटी हम कहते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए गए हैं। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है इन पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड। सही है। तो एक सेकंड में कितने जो है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, ये कहलाती है एंजाइम एक्टिविटी। जैसे कि हमारे पास कोई एक एंजाइम नंबर 1 है, ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट पर सेकंड प्रोड्यूस करके देता है, 2 प्रोडक्ट्स पर सेकंड। और एक हमारे पास एंजाइम नंबर 2 है जो हमारे पास 4 प्रोडक्ट पर सेकंड में प्रोड्यूस करके देता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो एंजाइम 1 है इसकी एंजाइम एक्टिविटी कम है और इसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा इसका मतलब वहां पर उसकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ज्यादा है। तो एंजाइम एक्टिविटी हम किसे कहते हैं? एंजाइम एक्टिविटी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए गए हैं पर यूनिट टाइम है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंजाइम एक्टिविटी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, वो फैक्टर्स यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। वैसे बेसिकली जो है हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी पर थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। वो 4 फैक्टर्स हमारे पास है। सबसे पहले है टेम्परेचर। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। के टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर होगा वो हम वो पढ़ेंगे। नंबर 2 है हमारे पास पीएच। पीएच कम ज्यादा होने से भी एंजाइम की एक्टिविटी पर पर फर्क पड़ता है। तो एंजाइम के एक्टिविटी पर जो असर होगा पीएच का वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन कि अगर किसी जगह पे एक एंजाइम है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर ज्यादा एंजाइम बढ़ा देते हैं, एंजाइम ज्यादा कर देते हैं, तो क्या एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, वो हम पढ़ेंगे। और नंबर 4 है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट जिन्हें हम रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम कहते हैं, ये रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। कम सबस्ट्रेट हो तो एंजाइम कैसे काम करता है, ज्यादा सबस्ट्रेट हो तो एंजाइम कैसे काम करता है, वो सारा हमने पढ़ा है। तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करें। एक टेम्परेचर, नंबर 2 पीएच, नंबर 3 इज एंजाइम कंसंट्रेशन, नंबर 4 इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नंबर 1, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। यानी एंजाइम में अगर चेंज, एंजाइम के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में अगर चेंज देखने को मिलेगा तो उसकी एक्टिविटी में भी अच्छा खासा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर ना, इसको हम एक ग्राफ के जरिए देखते हैं। यहाँ पर एक जगह हम ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर हम ले लेते हैं एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर, और इस तरफ हम ले लेंगे एक तरफ, यहाँ पर हम ले लेंगे टेम्परेचर। सही है, हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। देखो इस तरफ हम ले लेते हैं एंजाइम एक्टिविटी, या उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, कितने कितने जो है हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। और इस तरफ हम ले लेते हैं नीचे की तरफ टेम्परेचर। सही, टेम्परेचर। तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, एक मिनट। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रख लेते हैं कि ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है शुरू में, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल है
यहाँ पर ले लेते हैं हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा ऊपर आएंगे, यहाँ पर आ जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बल्कि टेम्परेचर नहीं है ना, ये फैक्टर्स हैं। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन है कि कितने हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमारे पास 10 प्रोडक्ट पर सेकंड है, ये 20 प्रोडक्ट पर सेकंड है, और ये हमारे पास है यहाँ पर 30 प्रोडक्ट पर सेकंड। ये 30 प्रोडक्ट पर सेकंड है। यहाँ पर जो हमने लिए हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास डिफरेंट तरह की हमें वैल्यू लेनी है। ये जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है दरअसल ये पर सेकंड के है। तो यहाँ पर जो 10 लिखा है इसका मतलब 10 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट पर सेकंड से ये लिखा हो। और आगे जो ऊपर लिखी हुई वैल्यूज, ये 20 प्रोडक्ट पर सेकंड, ये 30 प्रोडक्ट पर सेकंड, ये 10 प्रोडक्ट पर सेकंड, और यहाँ पर 0 प्रोडक्ट पर सेकंड यानी। अच्छा। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी तरफ है हम यहाँ पर ले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तरफ यहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ पर। तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोल के यहाँ पर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा अगर आगे आएंगे ये हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये आगे आने के बाद यहाँ पर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आगे यहाँ पर है हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इससे आगे जाएंगे आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर है, एक तरफ हमने टेम्परेचर ले लिया है और एक तरफ हमने ले ली है इंजाइम की एक्टिविटी। ये इंजाइम एक्टिविटी है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यूज हैं। अब जब हम इसका ग्राफ देखते हैं टेम्परेचर का और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि हमारे पास शुरू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन इंजाइम की एक्टिविटी 0 के करीब होगी, मतलब इंजाइम काम नहीं करे। जैसे ही हम टेम्परेचर जो है टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। तो यहाँ पहुंचते ही ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया, 10 प्रोडक्ट पर सेकंड हो गया। कितना हो गया, 10 प्रोडक्ट्स पर सेकंड हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मजीद 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। मजीद 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हमने टेम्परेचर यहाँ 20 तक किया, तो 20 तक करेंगे। तो 20 तक करने के बाद यहाँ पर इसकी जो इंजाइम की एक्टिविटी है वो भी 10 से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। वो भी हो जाएगी 10 से 20, डबल हो गई है। हमने जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो उससे इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, 10 से 20 भी चली गई, डबल हो गई है, 2x हो गई। यहाँ से हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया। तो जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इंजाइम की एक्टिविटी तकरीबन डबल हो जाती है। इसके बाद हमारे पास हमने मजीद 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेकर गए, तो इसकी एक्टिविटी और मजीद बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते एक्टिविटी जो होगी तकरीबन 37 पे जाकर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मैक्सिमम पे चली जाएगी। ये हमारे पास है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आके इंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम पे चली गई है। ये इंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक ये देखने को मिलता है हमें कि यहाँ पर हम जब टेम्परेचर कम था तो एक्टिविटी लो थी, टेम्परेचर बढ़ाया इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। फिर हमने और मजीद टेम्परेचर बढ़ाया, एंजाइम की एक्टिविटी मजीद बढ़ गई। और टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी मजीद बढ़ गई। तो हो क्या रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। शुरू में जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उतना एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी, जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उतना एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी। लेकिन ये सिर्फ एक इस पॉइंट तक होगा, इस खास स्पेसिफिक पॉइंट तक होगा। इसके बाद क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को मजीद बढ़ाते हैं तो मजीद बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय उल्टा कम होने लगेगी। उल्टा कम होने लगेगी, यूं नीचे आने लगेगी। और इंजाइम की एक्टिविटी यूं आते आते इंजाइम मुकम्मल तौर पे कम खत्म हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, इससे पहले इस पॉइंट से पहले जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही थी, ऊपर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, आगे हमने टेम्परेचर किया 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर गए, या 37 से आगे हमने बढ़ाया, तो इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय उल्टा कम होने लगी। और जब 40 50 60 आया तो उस पर तो बिल्कुल डिक्रीज हो गए। एट द एंड इंजाइम जो होता है डी नेचर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहले जो है इंजाइम की एक्टिविटी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद जो एंजाइम की एक्टिविटी हो गई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के। क्या मजीद हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
मजीद हमने टेम्परेचर यहाँ बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई, टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लग गई है, डिक्रीज होने लगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंजाइम मुकम्मल तौर पर डी नेचर भी हो जाएगा। तकरीबन ह्यूमन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके डी नेचर होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हमारी जो एंजाइम है वो स्लो एक्टिविटी करते हैं। और 37 पे हमारी बॉडी में मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। इस 37 को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। ये जो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे एंजाइम डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जिसपे स्लो एक्टिविटी होती है वो कहलाता है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो 3 वैल्यूज ये भी याद रखनी है आपने। तो ये कुछ ग्राफ जो बना हमारे पास, ग्राफ किस तरह का बना, पहले हमारे पास एकदम हमें इंक्रीज देखने को मिलता है इस पॉइंट तक, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर वाले पॉइंट तक। उसके बाद हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, तो एक बेल शेप का ग्राफ बन जाता है। ये बेल शेप कहलाती है, तो बेल शेप का ग्राफ बनता है। तो टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब आगे हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि देखो इसका प्रिंसिपल ये है कि किस तरीके से हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हमने ऊपर टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से होता क्या है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाती है। मॉलिक्यूलर मोशन, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट वगैरह, सबस्ट्रेट के, रिएक्टेंट के और एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मोशन। तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूलर मोशन इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगी, वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। तो जब वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा इनकी मॉलिक्यूलर मोशन होगी, तो उससे इनके रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इनके रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है, जिससे रिएक्शन के जो चांसेस हैं, रिएक्शन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, रिएक्शन चांसेस बढ़ते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन जो एंजाइम करेगा, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन जो एक एंजाइम करेगा, ये फास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फास्ट, जल्दी से होने लगेगा। तो हम टेम्परेचर शुरू में जब बढ़ाते हैं तो इसलिए हमारे पास जो इन सब प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ऐसा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिस वजह से रिएक्शन के चांसेस बढ़े और सबस्ट्रेट ज़्यादा कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, यानी फास्ट कन्वर्ट हुए। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में बढ़ा था। सही, एक रूल होता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं Q10 रूल। Q10 रूल यहाँ पर फॉलो होता है। Q10 रूल जो है वो ये कहता है कि जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे, जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से हमेशा तकरीबन एंजाइम की एक्टिविटी, उसकी वजह से हमेशा तकरीबन एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो 2 टाइम्स बढ़ जाती है, 2x हो जाती है, डबल हो जाती है। जैसे हमने ऊपर देखा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, जब हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया था तो उसकी एक्टिविटी डबल हो गई थी। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है, 2x बढ़ जाती है। सही है, लेकिन ये जो रूल फॉलो हो रहा है या ये सारा जो इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है, ये होता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये सारा जो हमारे पास है, इस टाइम तक एंजाइम की एक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। लेकिन कब तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक खास लिमिट तक ऐसा होता है। सही है, और वो लिमिट क्या है, वो लिमिट में हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर आने तक ऐसा होता है। जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर का पॉइंट आ जाता है, जो ह्यूमन में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके बाद क्या होगा, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा, जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वाले पॉइंट पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी फिर मजीद बढ़ ही नहीं सकती, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सबसे ज्यादा काम एंजाइम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही करेगा। इसके बाद, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद फर्दर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, सही, आफ्टर आफ्टर द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी।
एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि होगा क्या इस टाइम पर, अब इस कंडीशन में जो एंजाइम की एक्टिविटी है बाद में, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। ये जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। यानी हम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। सही है, ऐसा होगा। और अगर हमने ये जो हमारे पास सेट पॉइंट है, अच्छा पहले ये लिख लो। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है हमारे पास, जो ह्यूमन में ये मैक्सिमम एक्टिविटी मैक्सिमम जिस पे होती है, वो होता है ह्यूमन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। सही है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। सही है। उसके बाद इंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है, जो अभी हमने बात की। अच्छा, ज्यादातर ह्यूमन, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, जो मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ज्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में। तो इस रेंज में उनका होता है ज्यादातर जो हायर एनिमल्स होते हैं। सही। इसके बाद होता है ये कि ज्यादा जब उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया इससे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो होता है ये है कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है। अब ये डिक्रीज क्यों होती है? हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम की जो आपस में बॉन्ड्स होती हैं, एंजाइम के दरमियान जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनके दरमियान में जो बॉन्ड होगी, बॉन्ड्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो बॉन्ड्स होती हैं उसके स्ट्रक्चर में, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे एंजाइम की तकरीबन सारी, बहुत सारी बॉन्ड टूट चुकी होंगी, एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कहलाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर वो पॉइंट है जो तकरीबन ह्यूमन में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसपे एंजाइम का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया और एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई। सही, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो गई है क्योंकि एंजाइम डी नेचर हो गया है। डी नेचर हो गया है। अच्छा, ये हाई टेम्परेचर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर। एक मैक्सिमम टेम्परेचर याद रखना, एक हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसकी वैल्यू याद रखनी है, और तीसरी हमारे पास है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर वो पॉइंट है, मिनिमम टेम्परेचर वो पॉइंट है जब हमारे पास जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही डिक्रीज हो गई हो, एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई हो, बिल्कुल ही स्लो हो गई हो, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम पे आ गई है, मिनिमम पे आ गई है। उस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। सही, लेकिन एंजाइम डी नेचर नहीं हुआ। सही, एंजाइम डी नेचर नहीं हुआ, मिनिमम एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम हो गई है। लेकिन जैसे ही इसे नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जैसे टेम्परेचर जीरो से दोबारा ऊपर आएगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो ये अपनी रीगेन कर लेगा अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी को। तो ये जो है दोबारा से रीगेन कर लेगा जो इसकी नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी, रीगेन एंजाइम एक्टिविटी। सही, दोबारा से गेन कर लेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम डी नेचर नहीं होते, बल्कि एंजाइम स्टॉप होते हैं। ये नॉर्मली ना ज्यादातर एंजाइम्स की हमने बात कर ली, मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं जो ना हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म आबशारों में रहते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट आबशारों में रहते हैं। इनका जो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर। 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी हाई हो सकता है।
इनका, तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। सही है, तो ये एक्सेप्शन है, ये भी याद रखना। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ हमने बनाया था ऊपर, तो ग्राफ कैसा बनता है टेम्परेचर वाले का, एंजाइम एक्टिविटी एंड टेम्परेचर का जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ वैसा बनता है, वो ग्राफ बनता है हमारे पास बेल शेप्ड, बेल शेप्ड ग्राफ बनता है, जिसमें अभी शुरू में एकदम इंक्रीमेंट देखने को मिला था, बाद में फिर डिक्रीज देखने को मिला था, तो बेल शेप का ग्राफ बनता है यहाँ पर। सही है, तो ये है पहला फैक्टर जो कहलाता है टेम्परेचर। उसको दोबारा से यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो हमने ये देखा कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, टेम्परेचर हमारा ये, एक तरफ हमने ग्राफ में टेम्परेचर लिया है, एक तरफ हमने एंजाइम एक्टिविटी ली है या रेट ऑफ रिएक्शन लिया है। जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी 0 पे है। जब हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाया, एंजाइम की एक्टिविटी 10 हो गई, ज्यादा हो गई। हमने मजीद 10 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ाया, तो एंजाइम की एक्टिविटी फिर डबल हो गई। डबल मतलब 10 से 20 हो गई, 2 टाइम्स बढ़ गई। तो ये Q10 रूल है ना, ये बताता है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो शुरू में तो एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है, और डिक्रीज होते होते 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचर हो जाएगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम स्लो डाउन हुआ पड़ा होता है, और 37 पे वो मैक्सिमम होगा। तो ये हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है। सही, तो तीन वैल्यूज याद रखनी है। और यही सारा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है, वो कहलाता है हमारे पास पीएच। तो सेकंड फैक्टर है पीएच। पीएच हम कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन में एच, सही, पीएच हम कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को। पीएच वो स्केल होता है जो बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो बताता है। तो इसका एक स्केल जो हमारे पास बनता है, वो हम यहाँ बना लेते हैं। तो देखो हमारे पास पीएच का जो स्केल बनेगा कुछ, यहाँ से बल्कि ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ये ग्राफ है। ये एक तरफ हम ले लेते हैं पीएच, और एक तरफ हम ले लेंगे, इस तरफ हम ले लेते हैं पीएच, और एक तरफ हम लेंगे वही रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पर हम पीएच लेंगे। तो पीएच हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं पीएच की। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह पीएच की वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास 1 पीएच है, 1 है। ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 14 तक पीएच है। तो ये पीएच की वैल्यू 14 पीएच है। अब रिएक्शन, सही, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब देखो हम ना तीन अलग अलग एंजाइम जो हैं, तीन अलग अलग जो एंजाइम है उनका हम पीएच देखते हैं अलग अलग ग्राफ के जरिए। वहां पर हमने ये किया था टेम्परेचर में कि एक ही ग्राफ था जिसके हमने तीनों चीजों को प्रेजेंट कर दिया था। यहाँ पर जो है तीनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, तीन अलग अलग एंजाइम के अलग अलग ग्राफ हम बनाएंगे। देखो तो फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ एक एंजाइम का जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन का ग्राफ कुछ यूं बनेगा हमारे पास तकरीबन 1, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये रहा। तो ये है पेप्सिन, ये एंजाइम नंबर 1 पेप्सिन का ग्राफ है। फिर यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ हम बना लेते हैं। जो दूसरा ग्राफ है हमारे पास, ये है हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज का, सलाइवरी अमाइलेज। और यहाँ पर एक तीसरा ग्राफ बना लेते हैं हम, जो है अल्कलाइन फोस्फेटेज का। अभी हमारे पास तीन डिफरेंट ग्राफ्स हैं। अभी तीन डिफरेंट ग्राफ जो है अलग अलग एंजाइम की एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। जैसे कि ये जो है हमने बनाया है पेप्सिन के लिए, ये है हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज,
और ये है हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये तो तीन एंजाइम है, ये तीनों अलग अलग पीएच पे काम कर रहे हैं। तो पीएच जो है, एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हर एंजाइम अलग पीएच के लिए सेंसिटिव होता है। ये इस रेंज में एंजाइम काम करेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे कि 1.4 के करीब पीएच जो होता है, ये पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच है। अगर इससे कम पीएच होगा तब भी इसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, इससे ज्यादा होगा तब भी इसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। जो स्लाइड में हमारे वो तकरीबन न्यूट्रल पे काम करता है। तो इसकी पीएच अगर कम होगा तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर पीएच बढ़ेगा तब भी एंजाइम की डिक्रीज होगी। अल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है तकरीबन बेसिक मीडियम में काम करता है, तो इसकी एक्टिविटी भी लो पीएच पे भी खराब होगी और हाई पीएच पे भी खराब होगी, डिक्रीज होगी। तो तीनों के लिए जो पीएच है हमारे पास वो डिफरेंट है। तो पीएच पर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग तरह से। तो पीएच का जो की प्रिंसिपल है हमारे पास वो ये है कि पीएच जो है, पीएच जो है हमारे पास, पीएच अल्टर करता है, पीएच चेंज करता है, या पीएच अफेक्ट करता है। पीएच अफेक्ट्स चार्जेस ऑफ अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज होंगे, जो अमाइनो एसिड हैं उसके, एंजाइम के जो अमाइनो एसिड हैं उनके जो चार्ज है उस पर अफेक्ट करता है पीएच। जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, उसकी एक्टिविटी में चेंज देखने को मिलता है। उसकी एक्टिविटी जो होती है पीएच पर डिपेंड करती है। तो एंजाइम जो है क्या है, इसी वजह से एंजाइम जो है, क्योंकि पीएच जो है उनके एंजाइम के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड की चार्जेस को अफेक्ट करता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एंजाइम है वो पीएच सेंसिटिव है। एंजाइम क्या है, पीएच। सही, एंजाइम पीएच सेंसिटिव कहलाते हैं। हर एक देखो तो होता ये हमारे पास कि हर एक एंजाइम का, ईच एंजाइम, एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं। और ईच एंजाइम जो हमारे पास है, अलग अलग जो एंजाइम है, यहाँ पर हम सारे एंजाइम की एक साथ बात नहीं करेंगे। तो ईच एंजाइम हैज अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, उसकी एक नैरो रेंज होती है पीएच की, नैरो रेंज ऑफ पीएच होती है, जिस पे वो अच्छे से काम करता है। सही है। और एक पॉइंट होता है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम चल जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच वो पॉइंट है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, एंजाइम मैक्सिममली काम करेगा, तो उसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सही। अगर पीएच में हल्का फुल्का चेंज हमें देखने को मिलता है, स्लाइट चेंज, स्लाइट चेंज ऑफ पीएच, अगर स्लाइट चेंज होगा पीएच में, स्लाइट चेंज ऑफ पीएच से एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब मतलब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। सही, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर हल्का सा पीएच में चेंज होगा। जैसे कि हमारे पास अगर पेप्सिन है, पेप्सिन 1 और 2 के दरमियान में अच्छे से काम कर रहा है, तो वहां का पीएच अगर हम 4 या 5 कर देते हैं, तो उसकी वजह से होगा क्या, एंजाइम की एक्टिविटी हल्की सी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक बड़ा चेंज आता है, मतलब एक्सट्रीम पीएच चेंज आता है, एक्सट्रीम पीएच जो चेंज होगा, एक्सट्रीम पीएच चेंज, ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। और उसके अलावा एंड उसे डी नेचर भी कर देता है। तो हाई, एक्सट्रीमली हाई पीएच एंजाइम को डी नेचर भी करता है, परमानेंट उसकी शेप को खराब कर देता है। तो ये बात याद रखनी है कि एक्सट्रीम पीएच जो है, पीएच का चेंज होगा, वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को डी नेचर कर देगा, एंजाइम को डी नेचर कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो है, मोस्टली जो एंजाइम्स है हमारे पास, उनका जो पीएच होता है वो होता है कुछ अराउंड 6 to 8, 6 से 8 की रेंज में काम करते हैं। सही है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हमारे पास पेप्सिन है। पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है एसिडिक मीडियम में काम करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। मतलब ये हमारे पास इसकी जो ऑप्टिमम
पीएच होता है 1.4 होता है, 1.4। और ये तकरीबन इसकी रेंज में काम करता है, 2.5 तक, 2 तक काम कर सकता है। इसका ऑप्टिमम बेस 1.4 होता है। इसके अलावा हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे माउथ में होता है, सलाइवरी अमाइलेज जो है इसका जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 7 पीएच पे ऑप्टिमम काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है हमारे पास, जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन का जो पीएच है, ऑप्टिमम पीएच, वो होता है अराउंड 2 पे एंजाइम ना, बल्कि हाँ 2 पे ये मैक्सिमम में काम करता है। ये पैंक्रियाटिक एंजाइम है। अच्छा एक मिनट, जो हमारे पास ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का जो बल्कि एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो होता है वो नॉर्मली काम करता है अल्कलाइन मीडियम में, मैक्सिमम एक्टिव होता है ये अल्कलाइन मीडियम है। इसका ऑप्टिमम पीएच होता है अराउंड 8 होता है, सही 8, मतलब बेसिक मीडियम में काम करता है, अल्कलाइन मीडियम में। तो ये हमारे पास अल्कलाइन मीडियम में काम करेगा। ये तकरीबन न्यूट्रल में काम कर रहा है, न्यूट्रल पीएच पे काम कर रहा है। और ये हमारे पास ये एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, ट्रिप्सिन जो होता है अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। तो ये आ जाता है। अच्छा ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन के बारे में एक और चीज, ट्रिप्सिन जो होता है 2 पीएच 2 पे, पीएच की वैल्यू जब 2 होगी उस पर इनएक्टिव हो जाता है। तो ये 2 पीएच में मतलब ये काम नहीं करता, तो एसिड मीडियम में ये काम नहीं करेगा ट्रिप्सिन। इसके अलावा हमारे पास है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पेंक्रियाटिक अमाइलेज, एक स्लाइवरी अमाइलेज था, एक पेंक्रियाटिक अमाइलेज है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है इसका ऑप्टिमम पीएच होता है अराउंड 8.5, मतलब वही अल्कलाइन पीएच है। फिर एक लास्ट है हमारे पास अल्कलाइन फोस्फेटेस। अल्कलाइन फोस्फेटेस जो है हमारे पास, इसका पीएच होता है ऑप्टिमम पीएच अराउंड 9 to 10, इस रेंज में काम करता है। अच्छा कुछ ये तो हमारे पास नॉर्मल एंजाइम्स हैं जो एक एक फिक्स पे हैं। कुछ हमारे पास एक्सेप्शन वाले एंजाइम्स होते हैं, यानी फ्लेक्सिबल, एक्सेप्शनली फ्लेक्सिबल एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि एक एंजाइम है जिसका नाम है पापेन। पापेन जो एंजाइम है ये पाया जाता है पपाया में, पपाया के लेटिक्स में, सही पपाया में पाया जाता है। इट इज एन एंजाइम ऑफ पपाया, पपाया का एंजाइम है कि पपीता के प्लांट में होता है। तो ये पपाया जो एंजाइम है ये हमारे पास, इसके लिए क्यों इतना ये खास है, क्योंकि पेपेन जो है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे काम करता है, मतलब वाइड रेंज पे काम करता है। ये एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है, एसिडिक एंड बेसिक बोथ दोनों में काम कर सकता है। क्योंकि इसका जो पीएच की रेंज है वो हमारे पास है 5 से 8। तो 5 पे भी काम करता है एसिडिक में, और 8 पे बेसिक पे भी काम करता है। दूसरा इसके बारे में, पपेन के बारे में एक और खास बात ये है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है पपेन का, वो भी होता है अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जब पीएच वाला हमने ग्राफ बनाया था ऊपर, तो उसमें हमने ये दिखा कि बेल शेप ग्राफ बनता है। बेल शेप ग्राफ ही बनेगा यहाँ पर, लेकिन हर एक का डिफरेंट बेल शेप्ड बनेगा फॉर ईच एंजाइम, हर एक एंजाइम का अलग अलग बनेगा। तो ऊपर हमने ग्राफ ये बनाया था। अच्छा ये तो हो गए हमारे पास दो फैक्टर्स। थर्ड जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर को एक बार, ये दो फैक्टर हो गए, बल्कि तीनों फैक्टर, चारों फैक्टर एक साथ हो जाए फिर एक बार रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर थर्ड है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन
अगर एंजाइम कंसंट्रेशन हम देखें तो यहाँ पर हम इसको भी ग्राफ के जरिए देखते हैं। यहाँ वैसे ग्राफ है जो एंजाइम की कंसंट्रेशन के हिसाब से इसकी एक्टिविटी शो करेगा। देखो हमारे पास एक तरफ हम ले लेंगे वही रेट ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ हम ले लेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम। अब नॉर्मली होता ये है कि ये हमें देखने को मिलता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इसके ना दरअसल दो ग्राफ बनेंगे। दो ग्राफ मतलब एक ग्राफ यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये शुरू से हमारे पास स्टार्टिंग से लेके यूं ग्राफ उठेगा यहाँ तक, और यहाँ से जो ग्राफ है, या तो ग्राफ ये यूं चला जाएगा नीचे की तरफ, या फिर यही ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये क्यों इस तरह बना है, देखो हमारे पास ऐसा है कि जब हम यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो जब हमारे पास एक अकेला एंजाइम हो, एक एंजाइम अकेला है, इसके पास हमारे पास यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट दे रखे हैं, एक एंजाइम है, उसे हमने सबस्ट्रेट दे रखे हैं चार, चार नहीं, छह सबस्ट्रेट दे रखे हैं। कितने सबस्ट्रेट दे रखे हैं? छह। अब क्योंकि ये एंजाइम अकेला है, तो ये जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी 2 प्रोडक्ट पर सेकंड, 2 प्रोडक्ट पर सेकंड से ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो ये दो को इस सेकंड में कन्वर्ट करेगा, दो को दूसरे सेकंड में, दो को तीसरे सेकंड में। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसे करने में तकरीबन इसे 3 सेकंड लग जाएंगे। 3 सेकंड लग जाएंगे, 3 सेकंड में हमारे पास 6 प्रोडक्ट बन चुके होंगे। तो हम ये कहेंगे कि 3 सेकंड में काम हुआ है, 6 प्रोडक्ट बने, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? 2 प्रोडक्ट पर सेकंड। लेकिन अगर हम वहां पर एक एंजाइम दूसरा एंजाइम, दो एंजाइम ऐड कर देते हैं और वो ही सबस्ट्रेट उतने ही रखते हैं, सही, या हमने एक तीसरा एंजाइम ऐड कर देते हैं, हमने 3 एंजाइम ऐड कर दी, अब क्या करेगा? अब हमारे पास जो 6 सबस्ट्रेट थे, 6 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल थे और 3 एंजाइम थे, तो तीनों दो दो को कन्वर्ट कर देंगे, और ये पूरा रिएक्शन 1 सेकंड में ही हो जाएगा। तो 1 सेकंड में हमारे पास सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। 6 प्रोडक्ट पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। जो जितना हम एंजाइम बढ़ाते रहते हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है। लेकिन ये तब होगा जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है। सबस्ट्रेट अनलिमिटेड अगर होते हैं, सबस्ट्रेट 6 नहीं है, सबस्ट्रेट 1 लाख है, तो जितने हम सबस्ट्रेट बढ़ाते रहेंगे, जितने हम सबस्ट्रेट बढ़ाते रहेंगे, तो अगर सबस्ट्रेट वो हो, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, सबस्ट्रेट जो है इन्फिनिटी में हो, तो उस टाइम पर क्या होता है हमारे पास, जितना सबस्ट्रेट बढ़ते रहेंगे, और सबस्ट्रेट तो उतने ही रहेंगे, जितने एंजाइम बढ़ाते रहेंगे उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। तो ग्राफ यूँ स्ट्रेट बन जाएगा। तो ये स्ट्रेट ग्राफ तब ये शो कर रहा है कि जितने एंजाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम एक्टिविटी के, या रेट ऑफ रिएक्शन के। जितने हम एंजाइम बढ़ाते रहेंगे, हमने यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो हमारे पास एक एंजाइम था, एक एंजाइम था, और रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है 2 प्रोडक्ट पर सेकंड। हमने दो एंजाइम ऐड किए तो रेट ऑफ रिएक्शन बन गया 4 प्रोडक्ट पर सेकंड। हमने 3 एंजाइम ऐड किए, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया 6 प्रोडक्ट पर सेकंड। इसके बाद हमने यहाँ पर 100 एंजाइम ऐड कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 200 पर सेकंड, प्रोडक्ट पर सेकंड। हमने 500 एंजाइम ऐड कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 1000 प्रोडक्ट पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, जितना हम एंजाइम बढ़ा रहे हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन ये तब हो रहा है सबस्ट्रेट खत्म नहीं हो रहे। लेकिन लिविंग बॉडी में ऐसा नहीं होता, लिविंग बॉडी में होता है ये सबस्ट्रेट लिमिटेड होते हैं। सबस्ट्रेट जो होते हैं वो इन्फिनिटी में नहीं होते, सबस्ट्रेट क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। सबस्ट्रेट जो होंगे लिमिट में होंगे, और जब सबस्ट्रेट लिमिटेड होते हैं हमारे पास, सबस्ट्रेट लिमिटेड होंगे, तो होगा ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े तो कहा, लेकिन एक खास पॉइंट तक, जब तक सबस्ट्रेट पूरे खत्म नहीं हो रहे। क्योंकि 6 सबस्ट्रेट थे अगर हमारे पास, 6 सबस्ट्रेट तो 3 एंजाइम जब आए तो ये 6 सबस्ट्रेट तो खत्म हो गए। फिर चौथा एंजाइम अगर हमने ऐड किया है, चौथा एंजाइम ऐड किया, उसका तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। फिर अगर हम पांचवा एंजाइम ऐड कर दें तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये 3 एंजाइम ने ही पूरा रिएक्शन करवा दिया था, तो ये मजीद एंजाइम ऐड करने का फायदा नहीं हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो हमारे पास एक एंजाइम था तो 2 प्रोडक्ट पर सेकंड, दो एंजाइम था 4 प्रोडक्ट पर सेकंड, 3 एंजाइम थे 6 प्रोडक्ट पर सेकंड। चौथा एंजाइम हमने ऐड किया, चौथा एंजाइम, लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। पांचवा एंजाइम ऐड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड तो करती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, और इस पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है, यानी जो एंजाइम एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड तो करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन में, एंजाइम कंसंट्रेशन पे। ये पहले तो होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? ये कंडीशन कब होगी? जब हमारे पास सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट्स है, सबस्ट्रेट इन्फिनिटी में हो, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, तो फिर तो ग्राफ भी ये वाला बनेगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है।
जब हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटेड होंगे, तो हमारे पास जब सबस्ट्रेट लिमिटेड अनलिमिटेड होंगे तो ये कंडीशन होगी। और अगर हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा एंजाइम कंसंट्रेशन के, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटेड है, तब भी शुरू में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिट तक, वो सर्टेन लिमिट क्या है, जब तक वो खत्म नहीं हो रहे, सबस्ट्रेट खत्म नहीं हो रहे। जैसे सबस्ट्रेट खत्म हो जाएंगे, 6 थे, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा अगर सबस्ट्रेट हमारे पास लिमिटेड हुए तो एंजाइम की एक्टिविटी इस तरीके से, सब एंजाइम की एक्टिविटी जो है इस तरीके से एंजाइम की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर भी याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन या वही एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कंसंट्रेशन के, एंजाइम कंसंट्रेशन के। कब होगा ये काम, जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, सबस्ट्रेट जो होंगे वो इन्फिनिटी में होंगे, सही, इन्फिनिटी में हो, ज्यादा हो, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट हमारे पास वो हो, अनलिमिटेड हो, तब तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट जो है हमारे पास, ये क्यों होता है ऐसा, कि क्यों इस तरह से हो रहा है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता जा रहा है सबस्ट्रेट बढ़ाने से, क्योंकि ज्यादा एंजाइम का मतलब है, एंजाइम ज्यादा होने का मतलब क्या है, एंजाइम ज्यादा का मतलब होता है मोर एक्टिव साइट मिलेगी, ज्यादा एक्टिव साइट आएंगी। जितनी ज्यादा एक्टिव साइट आएंगी उतना ही ज्यादा रिएक्शन बढ़ेगा, और रिएक्शन ज्यादा बढ़ेगा मतलब वही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ज्यादा एंजाइम ऐड करने से मतलब होता है मोर एक्टिव साइट इंक्रीज होंगी, एक्टिव साइट बढ़ेंगी, जिस वजह से ज्यादा रिएक्शन होगा। लेकिन हमारी बॉडी में, लिविंग सिस्टम में ऐसा होता नहीं है। लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा सबस्ट्रेट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सबस्ट्रेट लिमिटेड होते हैं। तो जब सबस्ट्रेट लिमिट होते हैं तो इसमें ऐसा होगा, लिविंग सिस्टम में हमारे पास शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इनिशियली जो रेट है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा एंजाइम कंसंट्रेशन के। शुरू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कब तक, अप टू अ लिमिट, एक खास लिमिट तक। और ये अप टू अ लिमिट कौन सी लिमिट है, ये अप टू अ लिमिट मतलब कौन सी लिमिट है, ये लिमिट है हमारे पास सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी की। जब सबस्ट्रेट खत्म हो जाएंगे, सारे सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास, जब सबस्ट्रेट इक्वल हो जाएंगे, सबस्ट्रेट वो हो जाएंगे, सारे सेचुरेट हो जाएंगे, तो होगा क्या, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इनिशियली तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाद में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम कंसंट्रेशन मजीद जो हम एंजाइम ऐड करते भी रहेंगे ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सारे एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास, इसका जो ग्राफ बनता है, इसके ग्राफ दो बनते हैं, वही सबस्ट्रेट इन्फिनिटी में है या सबस्ट्रेट लिमिटेड है। सबस्ट्रेट अगर इन्फिनिटी में है या सबस्ट्रेट लिमिटेड है, सबस्ट्रेट अगर इन्फिनिटी में होंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट डायगोनल लाइन बनेगी, स्ट्रेट डायगोनल लाइन बनेगी, डायगोनल लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट ऊपर उठती हुई लाइन बनेगी। तो यूं ऊपर इंक्रीज देखते हुए मिलेगा हमें। और अगर हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो एक हमारे पास वही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक शुरू में तो इंक्रीज देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद लाइन जो होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी, प्लेचियस हो जाएगी। पहले हमारे पास इंक्रीज देखने को मिलेगा एंड देन फ्लैट हो जाएगी लाइन, पहले लाइन उठेगी और फिर उसके बाद यूं फ्लैट हो जाएगी।
तो ये दो तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा इसका। अच्छा, लास्ट फैक्टर नंबर 4 पे। 4 है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, कैसे, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो अब इसका ग्राफ में हमारे पास एक तरफ हम ले लेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक तरफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब हुआ ये हमारे पास कि इसमें जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ जो है यूं बनेगा कि हमारे पास यूं उठ के शुरू में, उसके बाद फिर फ्लैट हो जाएगा। देखो इसमें हुआ क्या। देखो फॉर एग्जांपल शुरू में हमारे पास है दो सबस्ट्रेट। दो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है। तो दो सबस्ट्रेट अगर होंगे, एक यहाँ यहाँ देखो, एक हमारे पास एक एंजाइम है, एक अकेला एंजाइम। एंजाइम को हम कांस्टेंट रखेंगे इस कंडीशन में। एक एंजाइम है, हमारे पास दो सबस्ट्रेट हैं, दो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा ये 1 सेकंड में, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो रिएक्शन हो जाएगा 2 प्रोडक्ट पर सेकंड। तो एक एंजाइम है, दो सबस्ट्रेट है, तो इससे हम रिएक्शन क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट पर सेकंड। अगर हम चार सबस्ट्रेट दे दें उसी एंजाइम को, चार सबस्ट्रेट दे दें उसी एंजाइम को, तो होगा क्या, चार सबस्ट्रेट जो है, हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, सबस्ट्रेट बढ़ाते ही चार सबस्ट्रेट जो बढ़ गए हैं, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी बढ़ा लेगा, चार सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा उसी सेकंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा 4 प्रोडक्ट पर सेकंड। फिर हमने यहाँ पर 8 सबस्ट्रेट कर लिए, जब 8 सबस्ट्रेट करेंगे, 8 सबस्ट्रेट, तो वही एंजाइम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएगा और 8 प्रोडक्ट बना देगा उसी सेकंड में। तो हम कहेंगे 8 प्रोडक्ट पर सेकंड हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ना हम और मजीद बढ़ा रहे हैं सबस्ट्रेट, हमने 10 सबस्ट्रेट कर दिए। अब 10 सबस्ट्रेट को जो अकेला एंजाइम वो नहीं करवा पा रहा, वो 8 प्रोडक्ट पर सेकंड ही बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 प्रोडक्ट पर सेकंड ही रहेगा। उसके बाद हमने जो मजीद ऐड किए हैं सबस्ट्रेट, वो नेक्स्ट टाइम में कन्वर्ट होंगे। तो होता है ये कि देखो शुरू में हमारे पास एक सबस्ट्रेट और दो सबस्ट्रेट थे, दो सबस्ट्रेट के रेट ऑफ रिएक्शन 2 प्रोडक्ट पर सेकंड। 4 सबस्ट्रेट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन 4 प्रोडक्ट पर सेकंड। 6 के लिए 6 प्रोडक्ट पर सेकंड। 8 हमने सबस्ट्रेट ऐड किए तो 8 प्रोडक्ट पर सेकंड। इसके बाद हमने यहाँ पर 12 सबस्ट्रेट ऐड कर दिए, यहाँ पर हमने 20 सबस्ट्रेट ऐड कर दिए, यहाँ पर हमने 30 सबस्ट्रेट ऐड कर दिए। क्या इनसे ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, नहीं बढ़ा, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी जो थी एक मैक्सिमम पे पहुंच गई थी। इस पॉइंट को जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम पहुंच जाती है, इस पॉइंट पे जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम पहुंच जाती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है। सेचुरेशन पॉइंट, एंजाइम ना सेचुरेट हो गया, एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी आ गई है, इसे हम एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम पे आ गई है, इस पॉइंट को हम वी मैक्स कहते हैं। सही, तो ये पॉइंट वी मैक्स कहलाता है। अब ये हमने एक ग्राफ बनाया, अगर हम यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ बना लें, यहाँ पर अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, दूसरे ग्राफ में हम एंजाइम ये ऐड कर दें, ये इसकी एक्टिविटी यूँ है। अब अगर गौर से देखोगे, जो दूसरा एंजाइम बना है, इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम यहाँ आई है, इसका वी मैक्स की वैल्यू है, इसकी वी मैक्स की वैल्यू है 12 सबस्ट्रेट पर, इसकी वी मैक्स की वैल्यू है 8 सबस्ट्रेट पर। तो 8 जो ये वाला एंजाइम है हमारे पास, ये एंजाइम, ये जो 8 सबस्ट्रेट पे जाके सेचुरेट हो गया है, तो इसकी वी मैक्स की वैल्यू 8 है। जो दूसरा वाला था उसकी वी मैक्स की वैल्यू 12 थी, तो वो हमारे पास 12 सबस्ट्रेट पे जाके सेचुरेट हुआ है, वो 12 सबस्ट्रेट पे जाके सेचुरेट हुआ है, वी मैक्स आया उसका। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक एंजाइम ऐसा है, ये इस तरह क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक एंजाइम ऐसा है, ये हमारे पास एंजाइम 1 है, ये एंजाइम 2 है, दो एंजाइम है हमारे पास। एक एंजाइम ऐसा है जिसकी वी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, और एक ऐसा है जिसकी वी मैक्स की वैल्यू कम है। तो कौन सा वाला जो एंजाइम है जल्दी सेचुरेट हो जाएगा, तो ये जल्दी सेचुरेट हो जाएगा, जिसका वी मैक्स की वैल्यू कम होगी। वी मैक्स की वैल्यू कम होने का मतलब यही है कि सबस्ट्रेट कम सबस्ट्रेट में वो सेचुरेट हो गया है। तो ऐसा एंजाइम जल्दी सेचुरेट हो जाता है जिसकी वी मैक्स की वैल्यू क्या हो, कम हो। तो ये पॉइंट याद रखना है अच्छे से। अच्छा,
तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो उससे होता क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन ये कब तक होता है, एक सर्टेन लिमिट तक। और उस सर्टेन लिमिट को हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन पॉइंट, या उसे हम वी मैक्स कहते हैं। सही है, तो वी मैक्स से पहले पहले तक, जब तक वी मैक्स नहीं आया, सही, बिफोर वी मैक्स, वी मैक्स की वैल्यू जब तक नहीं आई, यानी 8 सबस्ट्रेट जब तक नहीं आए, बिफोर वी मैक्स, हम जब सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट हमने बढ़ाए, तो उससे एक्टिविटी भी क्या हुई, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। सही है, और ये होगा बिफोर सबसेट। अब आफ्टर वी मैक्स पॉइंट जब आ जाएगा, या पहले ऑन वी मैक्स, जब वी मैक्स वैल्यू आएगी, उस टाइम पर सबसेट जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल 8 सबसेट थे, वहां पर सबसेट 8 थे, तो उस टाइम पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, वो वी मैक्स कहलाएगा। और अगर आफ्टर वी मैक्स बात करो, आफ्टर वी मैक्स के बाद, वी मैक्स के बाद जो है हमारे पास जो सबसेट की कंसंट्रेशन है, उसे बढ़ाने से या उसके कम होने से किसी भी चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा एंजाइम एक्टिविटी में। एंजाइम एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम हो गई, उसी तरह से काम करती जा रही है, तो एंजाइम की एक्टिविटी पर फिर असर नहीं पड़ता, सबसे बड़े या कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी वही हमारे पास हाइपरबोलिक वो बनता है, कर्व बनता है, जो पहले इंक्रीज होता है। इसका भी जो ग्राफ हमने देखा था, शुरू में हमारे पास इंक्रीज होता है, एकदम इंक्रीज होगा, उठेगा, एंड देन फ्लैट हो जाएगा। तो ये शुरू में ही उठेगा, उसका फिर एक पॉइंट पे आके, सेचुरेशन पॉइंट पे आके, ये जो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसी पॉइंट को हम वीमैक्स कहते हैं, जहां पर ये फ्लैट हुआ। सही है, तो ऐसा एंजाइम, एक और चीज यहाँ देख लो, एक एंजाइम वन है, एक एंजाइम टू है। एंजाइम वन की जो वीमैक्स की वैल्यू है ज्यादा है, और दूसरे वाले की वीमैक्स की वैल्यू क्या है, कम है। तो ये जो है हमारे पास लेस सबस्ट्रेट में, ये कम वीमैक्स वाला लेस सबस्ट्रेट में सेचुरेट हो जाएगा। तो इसे सेचुरेट करने के लिए लेस सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, और इसे सेचुरेट करने के लिए मोर सबस्ट्रेट, ज्यादा सबस्ट्रेट लगेंगे। तो जल्दी सेचुरेट कौन हो जाएगा, जल्दी सेचुरेट ये हो जाएगा, लेस सबस्ट्रेट वाला। और वी मैक्स, ऊपर वाले की वी मैक्स ज्यादा है, तो वो देर से सेचुरेट होगा, जल्दी सेचुरेट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, सही, एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन कहा जाता है एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना, एंजाइम को, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना। तो एंजाइम इनहिबिशन कहलाता है ऐसा प्रोसेस, प्रोसेस विच, जो क्या करें, डिक्रीज करें, डिक्रीज और स्टॉप करें एंजाइम एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी रोक दे या बिल्कुल खत्म कर दे, इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ये काम करेंगे उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वो स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, विच कॉजेज, जो कॉज करते हैं एंजाइम इनहिबिशन, जिनकी वजह से एंजाइम इनहिबिशन होती है, एंजाइम की एक्टिविटी रुकती है, उन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं। सही, तो डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर होते हैं, डिफरेंट टाइप की इनहिबिशन है वो देखते हैं। अभी होता है इसलिए कि हमारे पास कभी कभार ना हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट जो हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था, एंजाइम ने कर दिया। अब प्रोडक्ट ज्यादा हो गए हैं, प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, अब हम चाहते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी को रोके।
इसलिए हमें एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा, इसलिए एंजाइम को रोका जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप का होता है। एक कहलाता है हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। फर्स्ट टाइप है जो कहलाती है कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में ऐसा होता है कि हमारे पास एक इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास नॉर्मल एंजाइम है, ये रहा। सही, ये हमारे पास नॉर्मल एंजाइम है, जहां पर एक सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना था। ये नॉर्मल एंजाइम है जहां पर ये वाला सबस्ट्रेट आकर अटैच होता, यहाँ पर। लेकिन होता ये यहाँ पर आ जाएगा इनहिबिटर का मॉलिक्यूल, ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर यहाँ आकर इसकी एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देगा। ये कहलाते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ये जो इनहिबिटर होगा ये कहलाएगा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। सी आई, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट को, एंजाइम की एक्टिव साइट को इसने ब्लॉक कर दिया। सही है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक है, जिसकी वजह से होगा क्या, ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ेंगे नहीं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना, तो इसकी वजह से वही हुआ कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो गई। इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी रोकना ये कहलाता है कॉम्पिटेटिव इनोवेशन। कॉम्पिटेटिव इनोवेशन। अब कॉम्पिटेटिव इनोवेशन में देखो, हमारे पास ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सबस्ट्रेट थे 10, 10 सबस्ट्रेट से जो यहाँ पर जुड़ जुड़ के खत्म हो रहे थे। अब 10 सबस्ट्रेट ही हैं, 10 सबस्ट्रेट हैं यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बन रहे थे बार बार। अब वह ये जो 10 सबस्ट्रेट हैं, इनको रोकने के लिए यहाँ पर हमारे पास 15 कॉम्पिटेटिव इनोवेशन आ गए। 15 कॉम्पिटेटिव इनोवेशन। तो कॉम्पिटेटिव इनोवेटर के मॉलिक्यूल 15 है, ज्यादा है, सबस्ट्रेट क्या है, कम है। तो इसलिए इन्होंने आके यहाँ बाइंडिंग की और इसकी एक्टिविटी को रोका। सही, इसे यहाँ पर रोका है। अगर हम बाद में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, इसे 20 कर देते हैं, 20, तो होगा ये कि ये हमारे पास, ये इसके कंपटीशन में इससे जीत जाएंगे क्योंकि 15 है। तो ये आएंगे, इसको हटा देंगे और एंजाइम फिर से काम करना शुरू हो जाएगा। मतलब जो कॉम्पिटेटिव इन्वेशन है ना, वो रिवर्सिबल होगा। वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल तो है, लेकिन कब है ये रिवर्सिबल, कब ये हटेगा, ये रिवर्सिबल होगा व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है ये हट जाएगा। तो ये जब हमारे पास ये होते हैं, सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ेगी, तो सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ते ही कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को यहाँ से हटा देती है। तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये रिएक्शन फिर से नॉर्मल कंटिन्यू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं फिर वहां से देखना। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, एक एंजाइम है, एक एंजाइम है जिसका नाम है, नाम बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है, तो ये जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये हमारे पास एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड, इसका जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है वो है हमारे पास, ये इसकी ना एक्टिव साइड यहाँ बनाई नहीं, इसकी एक्टिव साइड है यहाँ पर। ये हमारे पास ये रहा एंजाइम, इसको दोबारा बना देते हैं, ये रहा एंजाइम, इसकी एक्टिव साइट है। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब इसके एक्टिव साइट के ऊपर नॉर्मली ना सबस्ट्रेट आगे जो जुड़ता है वो होता है सक्सिनेट। नॉर्मल जो हमारे पास जो इसके ऊपर आगे जुड़ता है वो होता है सक्सिनेट। ये यहाँ आगे जुड़ता है और पीओ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है मैलोनेट। सक्सिनेट नहीं, फ्यूमरेट, सक्सिनेट फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट।
तो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने का काम किसका है? इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का है। अब होता ये कि जब हमारे पास फ्यूमरेट बढ़ने लगेंगे, फ्यूमरेट बढ़ने लगेंगे, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे और सक्सिनेट कम होने लगेंगे, तो होगा ये हमारे पास जब फ्यूमरेट बढ़ गए हैं तो पहले फिलहाल फ्यूमरेट को यूज होने देना है, तब नए फ्यूमरेट बनाने हैं। तो इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए जो इनिवेटर का मॉलिक्यूल आएगा हमारे पास यहाँ पर, जो आगे से ब्लॉक करेगा, ये रहा इनिवेटर, जो दिखने में इसी की तरह होगा, सक्सिनेट की तरह ही होगा, ये रहा। तो वो आगे से ब्लॉक कर देगा। ये जो इनिवेटर है हमारे पास, इस इनिवेटर का नाम होता है मैलोनेट। तो मैलोनेट जो है, मैलोनेट एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। किस एंजाइम का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का। ये किसकी जगह आके जुड़ जाता है? सक्सिनेट की जगह आके जुड़ जाता है, और फिर सक्सिनेट सक्सिनेट को जुड़ने नहीं देता। अगर हम सक्सिनेट की अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो होगा क्या? मैलोनेट बाहर निकल जाएगा और सक्सिनेट का इसमें कन्वर्जन फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये एक तो एग्जाम्पल ये याद रखनी है। तो एक एग्जाम्पल ये है, ये मैलोनेट। तो मैलोनेट एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, एक है मैलोनेट। मैलोनेट एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है किसका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का, जो ऊपर हमने देखा। दूसरा हमारे पास है एक, जो पेनिसिलिन होती है। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, ये भी ना हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ही है। ये हमारी बॉडी में जाती है और मेरे बॉडी में जाके बैक्टीरियल सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकती है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने वाला जो एंजाइम है, ये जाके उस एंजाइम को इनहिबिट करती है, उस एंजाइम को इनहिबिट करती है हमारी बॉडी में, जो बैक्टीरियल सेल वॉल बनाता है। तो जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया तो बैक्टीरिया सेल वॉल बना रहे होंगे, न्यू अपनी फॉर्मेशन कर रहे होंगे, बैक्टीरिया सेल वॉल बनाएंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे। तो उसके लिए कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। उस एंजाइम का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कौन है? ये पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन इसलिए हमें ना बैक्टीरिया से बचाती है, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होती है। इसके अलावा कुछ वो होते हैं, दो एग्जाम्पल ये हो गई। तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास जो कहलाते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स होते हैं, सही, या फिर हम इन्हें कहते हैं सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स ये भी जो है, दरअसल ये भी क्या है? ये भी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये भी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एंजाइम के। तो ये भी बैक्टीरियल एंजाइम्स के कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं। ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह को रोकते हैं बॉडी में जाके। तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखनी है, ये है कॉम्पिटेटिव की, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की। दूसरा जो है वो कहलाता है नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, देखो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऐसा होगा, एक हमारे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये रहा। ये इसकी एक साइट यहाँ पर साइड पे पाई जाती है, जो कहलाती है इसकी एलोस्टेरिक साइट। ये वाली साइट जो है ये कहलाती है एलोस्टेरिक साइट, जहां पर नॉर्मली ना एक्टिवेटर आगे जुड़ता है। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल आएगा, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का मॉलिक्यूल आकर इस जगह पे आगे जुड़ जाएगा, एलोस्टेरिक साइट वाली जगह पे। जैसे जुड़ेगा तो ये एक्टिव साइट की शेप को बिगाड़ देगा। जब एक्टिव साइट की शेप बिगड़ जाएगी तो ये जो इसका सबस्ट्रेट था वो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। तो इस कंडीशन में भी यही होगा कि ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। पहले वाले में ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, दूसरे वाले में ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा मतलब एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो गई, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो गई है, क्योंकि ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। तो दोनों में ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बना और एंजाइम की एक्टिविटी रोक दिया गया। अब ये हमारे पास ना, ये हमारे पास रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल दोनों होते हैं। रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल दोनों होते हैं।
रिवर्सिबल, ये हम कहते हैं रिवर्सिबल को रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होगा, वही कि हमारे पास परमानेंटली जो होगा एंजाइम को, एंजाइम के एक्टिव साइट को खराब नहीं करेगा, बल्कि कुछ वक्त के लिए खराब करेगा, फिर एक्टिव साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी जो एग्जांपल है ना हमारे पास, वो है फीडबैक इनहिबिशन। देखो फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है हमारे पास एक एंजाइम है, ये रहा एंजाइम नंबर 1, फिर है एक एंजाइम नंबर 2, फिर है एक एंजाइम नंबर 3, फिर एक एंजाइम नंबर 4। अब होता ये है कि एंजाइम नंबर 1 जो है ये ए को बी में कन्वर्ट करता है, ए को बी में कन्वर्ट करता है। और एंजाइम नंबर 2 जो है वो बी को सी में कन्वर्ट करता है, सी जो है वो इसको डी में कन्वर्ट करता है, डी जो है हमारे पास वो इसे ई में कन्वर्ट करता है, डी जो है इसे ई में कन्वर्ट करेगा। अब जब हमारे पास ई की अमाउंट बढ़ने लगेगी, ई ये प्रोडक्ट की, ई की अमाउंट बढ़ने लगेगी, तो होगा क्या, ये जो ई है, ई यहाँ से उठ के आएगा, ई जो है यहाँ से आकर जाकर यहाँ से एंजाइम की ये आएगा और आके या तो इस एंजाइम की एक्टिविटी के एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर लेगा, या बाकी किसी के साथ, इसके साथ या पीछे किसी के साथ भी जाके बाइंड कर लेगा। जब ये जाके बाइंड करेगा, ये देखो यहाँ आके जुड़ गया फॉर एग्जाम्पल ई, जैसे आगे जुड़ेगा वो इसकी E3 की एक्टिव साइड को बेकार देगा। जब इसकी एक्टिव साइड बढ़ जाएगी तो सी का जो डी में कन्वर्जन था वो रुक जाएगा। तो इसने एंजाइम 4 की एक्टिविटी को रोक दिया, ताकि इसकी खुद की प्रोडक्शन ना हो पाए, खुद की प्रोडक्शन ना हो पाए, ई मजीद ना बन पाए। इसे हम कहते हैं फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक फीडबैक इनिबिशन मतलब जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो खुद अपनी प्रोडक्शन को रोक रहा है। जो प्रोडक्ट है वो खुद अपनी प्रोडक्शन को रोक रहा है, अपने पीछे वाले किसी एंजाइम को रोक के। तो ये कहलाता है फीडबैक इन्वेशन। तो फीडबैक इन्वेशन रिवर्सिबल होती है। बाद में जब ई कम होगा, ई की अमाउंट कम होगी, ये यहाँ से निकल आएगा वापसी, ये वापसी आ जाएगा, और इसके बाद इसकी एक्टिव साइड फिर से नॉर्मल हो जाएगी और सी का डी में कन्वर्जन फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वाले की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल वाला जो नॉन कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर है, इसकी एग्जाम्पल है फीडबैक इनिबिशन। अब नॉन रिवर्सिबल भी होते हैं यही। नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, या इरिवर्सिबल नॉन, इरिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, या फिर इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव ऐसा होगा हमारे पास कि एक बार अगर एंजाइम को एक्टिव इनएक्टिव कर दिया, तो ये परमानेंटली एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। ये परमानेंटली परमानेंटली एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, वो दोबारा कभी काम करेगा ही नहीं। तो ये रिवर्सल होता है। इरिवर्सल के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हैवी मेटल आयंस होते हैं। हैवी मेटल आयंस ये अगर हमारी बॉडी में चले गए, तो ये हमारी बॉडी में एज अ परमानेंटली इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करेंगे, और हमारी बॉडी के एंजाइम को मुकम्मल तौर पे रोक देंगे। सही है। जैसे कि हमारे पास ये है हैवी मेटल आयंस है, मरकरी है, मैग्नीशियम है, सही, Hg, मरकरी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सिल्वर है, ये अगर हमारी बॉडी में गया तो। फिर कॉपर है, ये अगर हमारी बॉडी में जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाके एंजाइम को डीनेचर कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे। तो हैवी मेटल आयंस एक एग्जांपल तो ये है। दूसरी एग्जांपल है साइनाइड्स। साइनाइड्स साइनाइड जो होते हैं, ये भी ना पॉइजन्स की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, और ये जाके एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। ये जाकर मेनली ना इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, जो सेलुलर रिस्पायरेशन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है कॉम्प्लेक्स, उसे रोकते हैं। तो एटीपी के जनरेशन को रोकते हैं।
तो ये जाकर सेल्यूलर रिस्पायरेशन को रोकेंगे। जब सेलुलर रिस्पायरेशन रुक जाएगी, सेलुलर रिस्पायरेशन के एंजाइम को स्टॉप करेंगे, जिसका सब वही एनर्जी जनरेट होना बंद जाएगी, तो वही एनर्जी जनरेट होना रुक जाएगी। तो इसलिए होगा क्या, हमारी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा एक होते हैं नर्व गैस। नर्व गैस भी जो है हमारी बॉडी में एंजाइम को डीनेचर करने के काम आती है। नर्व गैस होती है जो हमारे कहलाती है डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट, इसे डीएफपी लिखते हैं। डाई आइसो प्रोपाइल, ये डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट, फ्लोरोफोस्फेट, डीएफपी, हाँ पी फोस्फेट, ये कहलाती है। तो डीएफपी जो है हमारे पास, ये भी एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की। और इसके अलावा हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होते हैं, ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटर के तौर पे काम करते हैं। तो ये सारे ना नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। लास्ट है हमारे पास एक तीसरी टाइप भी है इनहिबिशन की, जो कहलाती है अनकॉम्पिटेटिव। अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऐसा, देखो हमने पहले वाले में देखा था ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, दूसरे में भी ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बना था। इसमें ऐसा होगा, हमारे पास ये एंजाइम है, ये ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये एंजाइम उसकी एक्टिव साइट, यहाँ पर है, ये रहा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यहाँ आ जाएगा और सबस्ट्रेट यहाँ अटैच भी हो जाएगा, ये अटैच हो गया, तो ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ईएस कॉम्प्लेक्स से बनने के बाद अब जो है यहाँ पर आएगा इनहिबिटर। इनहिबिटर है हमारे पास, ये रहा, ये इनहिबिटर के मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, यूसीआई अनकॉम्पिटेटिव, ये जाकर हमारे पास इनके दरमियान में यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये एस कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा, लेकिन एस कॉम्प्लेक्स के बाद इसे ईपी कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा ये। मतलब ये जो है यहाँ पर इस इस सबस्ट्रेट को यहाँ से निकलने भी नहीं देगा, और इस एंजाइम को इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने भी नहीं देगा, उसको ब्लॉक करके यहाँ रख देगा। ये कहलाता है हमारे पास अनकॉम्पिटेटिव। अनकॉम्पिटेटिव जो है हमारे पास नॉर्मली उन रिएक्शन में होता है, इसकी एग्जाम्पल हमारे वो रिएक्शन है जिनमें ना दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट होते हैं। रिएक्शंस, ये जो हमारे पास अनकॉम्पिटेटिव उन रिएक्शन में कौन होता है, हमारी बॉडी में उन रिएक्शन में जहाँ पर दो और मोर, दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट होते हैं। ऐसे एंजाइम जिनमें दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट अगर अटैच होते हैं बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जहाँ बस इसमें दो एक्टिव साइट है, यहाँ पर दो सबस्ट्रेट आगे जुड़ेंगे। तो इनको इनहिबिट करने के लिए ज्यादातर यही किया जाता है कि इनके सबस्ट्रेट को जुड़ने दे दिया जाता है, फिर इनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए इनहिबिटर आ जाता है। तो इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाएगा, ये इन रिएक्शन में पाया जाता है। अभी एंजाइम इनहिबिशन जो तीन तरह का हमने देखा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों एंजाइम इनहिबिशन होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंस ये है, सबसे पहला तो देखो, ये हमारे पास ना बायोलॉजिकल कंट्रोल दे रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी हमारी बॉडी में कोई भी चीज की अमाउंट बढ़ने नहीं देता। सही है, हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट वगैरह बढ़ते नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना फीडबैक रेगुलेशन, फीडबैक जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, फीडबैक इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन के जरिए वही होती है, फीडबैक इनिबिशन के जरिए बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। कोई भी किसी भी चीज की अमाउंट, प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट्स, उनको उनकी उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, कंसंट्रेशन जो होती है मेंटेन रहती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फीडबैक इनिबिशन होता है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो अपनी प्रोडक्शन को खुद ही रोक देगा, तो ये इनिबिशन की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। दूसरा हमारे पास ड्रग डिस्कवरी, ड्रग्स डिस्कवरी जो हमने ऊपर पढ़ी है, ड्रग्स वगैरह, सही है, जैसे कि सल्फा ड्रग्स थी, सल्फा ड्रग्स थी हमारे पास, तो वो हमने ऊपर पढ़ा था।
सल्फर ड्रग्स जो होती हैं वो भी हमारे पास वो इनहिबिटर वाली होती हैं सल्फर ड्रग्स। एंड इसके नाम जो पेनिसिलिन पड़ी थी वो भी एंटीबायोटिक के तो हमें बचाती है। तो ये सारे ड्रग्स वगैरह एंटीबायोटिक इस पे फीडबैक इनिबिशन के उस पे एंजाइम इनिबिशन के मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। तो देखो ये हमारे पास पूरा इनिबिशन का टॉपिक रहता है, इसको एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा इनिबिशन। तो एंजाइम इनिबिशन मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए डिक्रीज की जाए, स्टॉप की जाए एंजाइम एक्टिविटी को। इनिबिटर वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, मतलब एंजाइम इनिबिशन कॉज करते हैं। अब तीन तरह की होती है, एक कहलाती है कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में ऐसा होगा कि हमारे पास ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइड है, ये इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट है जो आगे जुड़ना था और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का मॉलिक्यूल आएगा, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का मॉलिक्यूल आके एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा, तो एंजाइम एक्टिविटी रुक गई है। ये रिवर्सिबल होता है, यानी जब सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ेगी तो ये खुद ही यहाँ से हट जाएगा, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर हट जाएगा और ये सबस्ट्रेट आगे यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल होता है। इसकी एग्जाम्पल हमने की थी, ये एक मेलोनेट नाम का हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है जो आगे किससे जुड़ता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी को रोकता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, सक्सिनेट को आगे जोड़ना और इसको फ्यूमनेट में कन्वर्ट करना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेलोनेट जो है तो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, वो सिमिलर होता है, इट इज सिमिलर टू, वो किसके सिमिलर है, सक्सिनेट के, सक्सिनेट की तरह नजर आता है, इसीलिए तो मेलोनेट इससे आगे जुड़ जाता है। ये किस एंजाइम का कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का। सही है। ये किस चीज की प्रोडक्शन को रोक देता है, फ्यूमरेट की प्रोडक्शन को रोक देता है। इसके अलावा ये मेलनोइड हमने फर्स्ट पढ़ा, ये रहा। इसके अलावा पेनिसिलिन होते हैं जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये भी कॉम्पिटेटिव इनिबिटर के तौर पे काम करते हैं, एंजाइम इनिबिट करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने वाले के। सल्फर ड्रग्स होते हैं, सल्फोनामाइड्स होते हैं, ये भी कॉम्पिटेटिव इनिबिटर हैं बैक्टीरियल एंजाइम्स के। फिर दूसरा हमने पढ़ा नॉन कॉम्पिटेटिव। सही, कॉम्पिटेटिव वाले रिवर्सिबल थे, नॉन कॉम्पिटेटिव वाली जो है हमारे पास, नॉन कॉम्पिटेटिव वाले ये इनमें ऐसा है कि हमारे पास एक एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइड है, यहाँ पर इसकी एलोस्टेरिक साइड है। ये जो हमारे पास ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का मॉलिक्यूल है, ये एक्टिव साइड में नहीं जुड़ सकता, ये डिफरेंट होता है, दिखने में सबस्ट्रेट की तरह नहीं है। ये एलोस्टेरिक साइड से जुड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइड की शेप बिगाड़ देगा, जिस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी। अब ये दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होते हैं जो, जैसे कि ये फीडबैक इनिबिशन की पूरी एग्जांपल है रिवर्सिबल की, क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट जाके अपने किसी एंजाइम को जाके उसकी एक्टिव साइड को बिगाड़ देगा टेम्पररी तौर पे। तो टेम्पररी तौर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, बाद में जैसे इसकी अमाउंट कम होगी, एंजाइम इसकी प्रोडक्ट की अमाउंट कम होगी, ये खुद ही यहाँ से निकल आएगा और इसकी एक्टिव साइड फिर से नॉर्मल हो जाएगी, और सी का डी में कन्वर्जन या बाकी जो भी कन्वर्जन है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की एग्जांपल है। जो रिवर्स इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है वो परमानेंटली एंजाइम को डैमेज कर दे, जैसे कि हैवी मेटल आयंस है, साइनाइड्स है, नर्व गैस है, ये सारे हमारे बॉडी में एज अ परमानेंटली एंजाइम एक्टिविटी स्टॉपर के तौर पे काम करते हैं। इरिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल इनिबिटर होते हैं वो, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऐसा है हमारे पास कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनने दिया जाएगा, फिर जाके ये अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर आके बीच में जुड़ेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ईपी कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। और ये ज्यादा उन रिएक्शन होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल ये है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल देता है हमारी बॉडी में, प्रोडक्ट्स वगैरह को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। फिर ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करता है, बहुत सारी मेडिसिन है जो इसी रूल को फॉलो करके हमें बीमारियों से बचाती हैं।